गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारी फसल थी रिंजका, जिसको फूडर क्रॉप्स के अंतर्गत रखा गया है और ये चारे वाली फसलों की रानी कहलाती है। हम कल बात की थी वो थी हमारी अगली फसल का नाम था मेडिकागो सटाइवा। ठीक है ना, कल बात की थी हमने कि इसका देखना जो बॉटनिकल नेम था वो आपको मैं दोबारा से बता रहा हूं। तो हमारी जो फसल थी वो थी रिंजका। ठीक है ना, इस रिंजके का वारिस नाम था मेडिकागो सेटाइवा। ये देखिए आप लोग, इसका कुल था फेबेसी। इसका कुल क्या था? फेबेसी। ध्यान से देखना, इसका फैमिली था फेबेसी और इसका उत्पत्ति स्थान था दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ये देखना बेटा, विश्व में सबसे पहले इसकी खेती कहां होती थी? ईरान में होती थी। कहां होती थी? ईरान में होती थी। तो ये ध्यान रखिए, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 32 होती हैं। तो देखिए बेटा, इसका जो अगली फसल होगी, जो चारे वाली फसल है अगली, वो है बरसीम। इसको रानी बताया गया है। और चारे वाली फसलों का सम्राट मीन्स राजा किसको कहा गया है? बरसीम। क्योंकि दोनों फसलों को साथ साथ दिया है। यहां पर रिंजके को रानी बना दिया है तो बरसीम को क्या बना दिया है? राजा बना दिया है। तो देखना बेटा, यहां पर हमारी फसल शुरू होती है यहां रिंजका। तो रिंजके के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे रह गए थे जो आप लोग अब देखेंगे। देखिए आप लोग, हमारा जो अगला पॉइंट था पौध अंतरण था। क्या था? पौध अंतरण। देखिए पौध अंतरण, रिंजके में कितना अंतरण रखा जाता है? तो देखिए आप लोग, L गुना L। तो यहां पर कितनी है L गुना L? 15 से 20 सेंटीमीटर। 15 से 20 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम कितनी रखते हैं? 15 से 20 सेंटीमीटर। और P गुना P, यहां पर P गुना P कितनी रख रहे हैं हम? 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई हम दो प्रकार से करते हैं। कल आपने देखा होगा, एक तो छिटकवा और एक क्या, लाइन के अंदर बुआई करना, पंक्ति में बुआई करना। दो विधियां देखी थी आपने कि जैसे छिटकवा विधि अगर आप लोग बुआई कर रहे हैं तो आप लोग 15 से 20 किलोग्राम या 20 से 25 किलोग्राम बीज ले सकते हैं। यदि आप लोग पंक्तियों में ले रहे हैं तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, इसका बीजोपचार कल देखे थे आपने कि आपने बीज बोए हैं। किस्म देखी थी कल आपने, जिसकी उन्नतशील किस्म है, जैसे आनंद 1 है, आनंद 2 है, हाँ, सिरसा टाइप 9 है। इसी आपकी बुक के अंदर में कल बताया था कि यहाँ सिरसा ही दे रखा है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स किस्में हैं, उनको ध्यान में रखना। जैसे चेतक है, चेतक भी इसकी किस्म है। हाँ, कल मैंने आपको एक नई जाति बताई थी, जिसको नहीं तो क्या है, बहुत पुरानी, सबसे पुरानी है, लेकिन कल आपकी बुक से तो नहीं है। जैसे एक कच्छी है, तो वो भी बहुत अच्छी किस्म है। इसके बाद में देखना, आपने पौध अंतरण देखा है कि लाइन से लाइन की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। कल इस फसल का इंपोर्टेंस भी देखा था आपने। क्या देखा था कि इसके चारे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 15% प्रोटीन पाया जाता है। इसके चारे में सेपोनिन एल्केलाइड्स पाया जाता है। यदि गर्भित पशु को या गाभिन पशु को, हमारे पशुपालन में गाभिन या गर्भित पशु बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना, जो गर्भित पशु हैं उनको हरा चारा कौन सा? रिंजका ना खिलाएं कि उससे आफरा आने की संभावना होती है। और ये सेफोनिन है जो विषैला पदार्थ है, पशु की मृत्यु भी कर सकता है। जैसे जवार में बताया था कि HCN पाया जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। कच्चे जवार को अगर पशु खा लेता है
तो पशु की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना। उसी प्रकार से इसके अंदर रिंजके में भी क्या होता है, सेफोनिन एल्कलाइड्स पाया जाता है जो पशु की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो देखिए बेटा जो आगे जो पॉइंट है वो है इरिगेशन। देखिए आप लोग, सिंचाई क्या है, सिंचाई। यहां पर सिंचाई देखिए आप लोग, किसको कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। देखिए हमारे यहां राजस्थान में इसको सर्द ऋतु में बोया जाता है और इस फसल को 10 से 12 रिंजके की फसल को 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ये देखिए बेटा आप लोग, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर। ये देखिए आप लोग, सर्दियों के अंदर कितना, 15 से 20 दिनों 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। अब देखना बेटा, ग्रीष्म में इससे कम कितना, ग्रीष्म में कितना करेंगे आप लोग 8 से 10 दिन अंतराल ले लीजिए या 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। यहां पर ग्रीष्म ऋतु में देखिए, ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, तो फसल को आप लोग 8 से 10 दिन के अंतराल पर फसल को सिंचित करें। ठीक है ना। यहां पर मैंने सर्दियों की बता दिया है और ग्रीष्म के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, 8 से 10 दिन के अंतराल पर या 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप फसल को सिंचित कर देंगे। ये ध्यान रखना, इरिगेटेड फसल को समय पर करना है, क्योंकि इसको 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और सर्दियों के अंदर 15 से 20 दिन के अंतराल पर, और ग्रीष्म ऋतु में कितने, 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट है, क्या है, अंतराकर्षीय। देखिए आप लोग सिंचाई करते हैं, आपने पौध अंतराल देखा है, पौध अंतराल के बाद में सिंचाई देखा है। अब सिंचाई करेंगे तो वीड्स आएंगे, और वीड्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर पता है आपको, कल बताया था मैंने, अमरबेल, जिसको आप लोग इसका वानस्पतिक नाम भी बताया था। क्या बताया था, कस्क्यूटा। क्या बताया था, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। देखना, कस्क्यूटा, क्यू यहां पर आधा लिखना, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। ये देखिए रिफ्लेक्सा, ये है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। ये अमरबेल का वानस्पतिक नाम है, ये वंश है और ये जाति है। तो ध्यान रखिए बेटा, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छी प्रकार से देखना, क्योंकि कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसका सबसे बढ़िया कंट्रोल है बेटा, वो आप लोग फसल की बुआई कर रहे हैं ना, उस समय इसका कंट्रोल करना है आपको। ठीक है ना। तो ये देखिए, आप लोग जब बीज की बुआई करें तो 2% नमक का घोल बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद में कल भी हम इसके बारे में चर्चा की थी और आज भी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हर पॉइंट यहां पर बोर्ड पर आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखना बेटा, क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉप्स का, फसलों उत्पादन का। क्योंकि अगर फसलों उत्पादन आपको पता हो जाता है, पता चल जाता है, तो आप लोग अन्य पॉइंटों को अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो ये हमारी फसलों में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर
है ये 6 अंक का, लेकिन इस पर पूरी बुक्स डिपेंड करती हैं, निर्भर रहती हैं। तो आप लोग इसको तैयार करना है। तैयार करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे मैं फसलों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग चार्ट बना लीजिए। जैसे मैंने आपको वानस्पतिक नाम बताया है, कुल बताया है, उत्पत्ति स्थान बताया है, ठीक है ना। जैसे गुणसूत्र तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ एक्स्ट्रा कुछ बातें बता रहा हूं, तो अपने कम से कम दिमाग में रख लीजिए उनको, ताकि आपके जेट वगैरह में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। इसके बाद में देखना आप लोग, जैसे किस्म है, किस्म का भी आप लोग एक खाना बना लीजिए, ताकि 5, 7, 8 किस्में हैं उसको उतार लीजिए, ठीक है। जहां आप लोग शयन कक्ष है आपका, उसके सामने आप लोग जहां सोते हैं उसके सामने आप लोग उसको चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद जैसे भी आप लोग उठेंगे बैठेंगे तो उनको देखते रहेंगे, तो एक बार आपके दिमाग में फीडिंग हो जाएगा ना, फिर वो कभी भी नहीं निकलता है ना। तो ये ध्यान रखना। मैं आपको पढ़ाने के ये ट्रिक्स बता रहा हूं, इसको आप लोग अगर मैं जैसे चल रहा हूं वैसे आप चलेंगे बेटा, तो निश्चित रूप से आपकी फसल चाहे कोई सी भी है बोर्ड के अंदर, आप लोग उसको अच्छी प्रकार से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आपने यहां इरिगेटेड किया है फसल को, उसके बाद में देखना अंतराकृषि क्या है, अंतराकृषि, क्योंकि सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से खरपतवार जर्मिनेट करेंगे। खरपतवार ऐसे पौधे हैं, ऐसे अवांछित पौधे हैं, इसको कोई न्योता नहीं दे के आता है। किसान इसको जाकर ये नहीं कहता है कि तू मेरे घर आना, ठीक है ना। ये वो है कौन, खरपतवार। खरपतवार वो है जो बिना बुलाए ही आ जाते हैं। एक कहावत भी सुना होगा हिंदी के अंदर कि मान न मान में तेरा मेहमान, ठीक है ना बेटा। क्या है, मान न मान में तेरा मेहमान, ये एक कहावत भी है इसके लिए। और इसका जो जनक है जेंट्रोतुल, तो ध्यान रखना वीड्स का जनक है, और ये फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि इसमें वो क्षमता होती है जो फसल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, खनिज लवण, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व है, वह खनिज लवणों का अवशोषण कर लेता है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा उसमें ऐसे अंग होते हैं जिनके माध्यम से वो हमारी मेन फसल के पोषक तत्वों को छीन लेता है, ठीक है ना। तो ये बिना बुलाए ही आ जाते हैं, ये बिना बुलाए ही आ जाते हैं। इसको कोई भी निमंत्रण नहीं देकर आता है कि चल भाई तू मेरे घर चल, ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि ये हमारी पैदावार का 25% तक नुकसान पहुंचा देते हैं और साथ में बीज की गुणवत्ता को खत्म कर देते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर अंतराकृषि करना बहुत ही अति आवश्यक है। अंतराकृषि में 2 लाभ हो जाते हैं। एक तो निराई गुड़ाई का कार्य हो जाता है, मीन्स भूमि की परत टूट जाती है, क्योंकि पानी देते रहते हैं। जैसे आजकल इरिगेशन जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, जिसको फव्वारा पद्धति कहते हैं आप लोग, इसके माध्यम से हम फसल को इरिगेटेड करते हैं, तो वो क्या लगातार पानी हम फुहारों के रूप में दे रहे, तो मृदा के अंदर जो छींटे गिरते हैं उस नोजल से, तो उस धूप लगने पर वो मृदा क्या होती है, कड़ी हो जाती है, जिसको आप कड़ी कहते हैं, मृदा कठोर हो जाती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि पानी का अवशोषण सही प्रकार से नहीं होता है, वायु का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। तो ऐसी क्रिया करने के लिए हमारे को क्या करना होता है, अंतराकृषि करनी होती है। उसके लिए हम बुआई के कुछ समय बाद में, जैसे 15-20 दिन के बाद, आप लोग अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे हवा का आवागमन सुचारू हो जाता है, ठीक है ना। मृदा के जो सूक्ष्म कीट हैं वो भी अपनी क्रिया अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, उसको याद रखिए आप लोग। उसके बाद में देखना आप लोग, यदि निराई गुड़ाई से खरपतवार नष्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोग बहुत सारे से शाकनाशी रसायन है उनके द्वारा हम नियंत्रण करते हैं। तो इसके लिए हम
शाकनाशी के तौर पर क्या लेते हैं, पेंडिमेथालिन। क्या, पेंडिमिथालिन, मिथालिन, ठीक है ना, या पेंडामेथालिन भी कर सकते हैं, मेथालिन, पेंडिमिथालिन भी कर सकते हैं या पेंडामेथालिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा कितना, पेंडामेथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये पेंडामेथालिन है, खरपतवारनाशी। इसका आप लोग अच्छी कार से आप लोग स्प्रे कर सकते हैं अंकुरण से पहले, या आप लोग बुआई से पहले भी इसका आप भूमि में मिलाकर जो शाकनाशी है उसको नष्ट कर दें। जैसे इसका मुख्य खरपतवार मैंने बताया है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, जिसको बेटा आप लोग अमरबेल कहते हैं। ये फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, फसल का रस सूंघ लेती हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं, पत्तियां बढ़ नहीं पाती हैं। तो इसके लिए आप लोग बीजोपचार कीजिए। और एक है पेराकवाट। क्या है, पेराकवाट, कवाट, यहां पर देखना पेराकवाट, आधा क है और वाट है, पेराकवाट। तो ये देखना पेराकवाट कितनी लेनी है, 2% का घोल बनाकर छिड़काव करने से आशाचित लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना बेटा। ये अंतराकृषि करने के बाद में हमारा देखना अगला, आप लोग इसको 1000 नहीं ले सकते हैं तो 500 से 600 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। यहां पर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना यहां पर इसके जिसको कहते हैं हम पादप संरक्षण, आपकी बुक में यहां क्या बता रखा है, पादप संरक्षण। संरक्षण देखिए, संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, बचाव, मीन्स क्या क्या लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, पादप संरक्षण। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर क्या होते हैं कि पादपों के बहुत सारे कीट और रोग हैं जो किसान की पैदावार को कम कर देते हैं। तो इसके लिए पहला बिंदु है कीट, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट। क्योंकि कीट ऐसे हैं, जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग जैसे एग्रीकल्चर से बीएससी, एमएससी, पीएचडी करेंगे, तो बेटा आप लोग जैसे बहुत सारे बालिकाएं क्या करते हैं, एंटोमोलॉजी से एमएससी और एमएससी कर लेते हैं, जिससे उनको विभिन्न कीटों का नॉलेज होता है। जैसे अभी हमारे एंटोमोलॉजी में जैसे घोयरा देखा आपने, घोयरा का नाम सुना है, घोयरा देखा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर खूब हैं घोयरे हैं, जिसको तो ये क्या है कि अपने ये कहते हैं कि घोयरा खा जाता है तो पानी नहीं मांगता, ये क्या होता ना, सुना है नाम आपने, सुना ना। तो ये देखना बेटा, घोयरा में क्या है, पॉइजन नहीं पाया जाता है। अब चाहे रिसर्च कर लेना कहीं से भी, घोयरे के अंदर कॉन्टैक्ट पॉइजन पाया जाता है। जो कीट हम पकड़ते हैं ना, जैसे आप पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे, हाँ, तो आप लोग पकड़ेंगे इंसेक्टों को, देखेंगे जैसे राम की गाय है, टिड्डा है, टिड्डी है, इन सभी कीटों का आप लोग क्या करेंगे, डिसेक्शन करेंगे, ठीक है। डिसेक्शन करने पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से पॉइजन के अंदर जहर है, कौन से में नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है, इस समय जैसे वर्षा का मौसम है और इस वर्षा के मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के कीट देखने को मिलेंगे। जैसे भाई आप किसी कीट के हाथ से छू देंगे और उसको नाक तक लाएंगे तो बहुत ऐसी ऐसी गंध, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फिरोमेंस निकलते हैं जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे सिर के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर उसको हम इसको झिड़काते हैं और फिर हम उसको नाकों तक आ जाता है, तो आप लोग कहेंगे कहाँ से बदबू आ रही है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसने आपने आज तक नहीं देखा है बेटा, ठीक है।
तो देखना बेटा, ये जो अभी मैं घोड़े की बात कर रहा था, क्योंकि ये भी हानिकारक कीटों को खाता है, हो रहा है ना, क्योंकि ये श्रृंखला है, श्रृंखला चलती रहती है। तो ये ध्यान रखना, जैसे घोड़ा है, इसके अंदर केवल क्या पाया जाता है, कॉन्टैक्ट पॉइजन पाया जाता है, जिसकी त्वचा के अंदर पॉइजन होता है, काटने पर नहीं मरता है कि इसके दांत में कोई जैसे सर्प पर जाती है, अगर काट लेता है तो व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि उसके दांतों में पॉइजन होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके दांत हो वो खोखले होते हैं सर्प के, तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे 2 ml 2.5 ml पॉइजन होता है। तो यदि 2.5 ml पिंच कर देता तो व्यक्ति मरेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है वो, क्योंकि मस्तिष्क की क्या है, नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से क्या है कि इसके अंदर भी क्या है, घोड़े के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है। तो कॉन्टैक्ट पॉइजन कैसे, जैसे बाइटिंग करेगा, बाइटिंग करने के बाद में घर्षण करेगा, अपनी चमड़ी को क्या करेगा, रगड़ेगा, रगड़ने से क्या होगा, पॉइजन हो जाएगा और वो व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम कीट की बात करते हैं, तो पहला कीट है कौन सा, रिंजका की इल्ली, रिंजका या इसको कहते हैं रिंजका इल्ली, इल्ली, ये देखिए रिंजका इल्ली, ये क्या करती है, ये कीट क्या करता है, ध्यान से सुनना। इस कीट के लार्वा और इल्ली, लार्वा व इल्ली दोनों अवस्था रिंजके की फसल के कोमल भागों को या कोमल भागों का रस चूसकर पौधे को पीला अर्थात पत्तियों को पीला कर देता है। ये ध्यान रखना, ये रिंजका इल्ली है, ये फसल की प्रमुख कीट है। इससे रिंजके की पत्तियां पीली होकर उसके बाद में हल्की सफेद होकर पौधा वृद्धि करना रोक देता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मेटासिस्टॉक्स, क्या मेटासिस्टॉक्स 1 लीटर, यहां पर लिख रहा हूं मैं, नियंत्रण के अंदर लिखना, नियंत्रण में देखना, मेटासिस्टॉक्स लिख रहा हूं, याद रखनी है आपको। मेटासिस्टॉक्स कितनी, मेटासिस्टॉक्स 1 लीटर, 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है ना। किसके लिए, रिंजका इल्ली के लिए, किसके लिए, रिंजका इल्ली के लिए। आप लोग देख लेना, यहां पर मैंने रिंजका इल्ली बता रहा हूं, पहला इंसेक्ट है और ये फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप लोग दिमाग में फिटिंग कर लीजिए, क्योंकि ये आम फसल है, हर किसान इसकी बुआई करता है और इसके लिए ये दवा मेटासिस्टॉक्स है, सटिस्फाई दवा है। इसकी 1 लीटर, यहां पर 1 है, ये 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद में देखना, दूसरा कीट है बेटा, दूसरा कीट क्या है, चना इल्ली, क्या है, चना इल्ली। ये भी क्या है बेटा, जिस प्रकार से चना इल्ली चने की फसल को तबाह कर देती है, उसी प्रकार क्या रिंजके की फसल को भी खराब कर देता है। क्योंकि ये क्या करता है कि पत्तियों की जो छोटी छोटी पत्तियां होती है रिंजके की, उसको कुतर कर खाने लग जाती हैं, जिससे पत्तियों की आकृति बिगड़ जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, यही दवा, कौन सी, मेटासिस्टॉक्स 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, चना इल्ली का नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर अगला जो इंसेक्ट है वो है सेमी लूपर, क्या है, सेमी लूपर। देखना, सेमी लूपर, ये देखना बेटा, ये लार्वा, ये जो लार्वा है, ये लार्वे की अवस्था है।
तो ये एक कीट की लार्वा अवस्था क्या करती है कि फसल के अंकुरण के साथ से शुरू हो जाता है और फसल को क्या कर देता है, बेकार कर देता है। तो इसके लिए भी हम क्या करें, और एक चिपचिपा पदार्थ और छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे, जैसे इसके अंदर रिंच के अंदर कभी कभार देखना कि मकड़ी वगैरह आ रही है, इसी का ही वो सेमी लूपर इसी का ही बन जाता है। जैसे हरी मकड़ी हैं ये बन जाती हैं, जिससे क्या होता है उस फसल को क्या कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है ना। उसके भी लिए आप क्या करेंगे, मेटासिस्टॉक्स 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है बेटा। अब आप अगला पॉइंट की बात करते हैं, क्या था हमारा, रोग था, क्या था, रोग देखना, डिजीज देखिए, रोग किसमें लगता है, रिंचके की फसल में, क्योंकि कीट लगेगा तो रोग लगेगा, ये निश्चित है। क्योंकि जैसे चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग गई और इसका इलाज नहीं किया तो क्या होगा, घाव बन गया, ठीक है, क्या बन गया, घाव बन गया। अब घाव को भी आप लोग नहीं संभाल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है ना, है ना। उसी प्रकार से क्या है, कीट भी है तो रोग भी है, ठीक है, कीट और रोग दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसके अंदर जो कीट है वो मैं बता रहा हूं, मर्दू रोमिल आशिता, क्या है, मर्दू रोमिल आशिता, ठीक है, मर्दू रोमिल आशिता, ये देखिए, ठीक है ना, क्या है, मर्दू रोमिल आशिता। यह रोग, ध्यान रखना, यह रोग सर्दियों में, सर्दी ऋतु में मर्दू रोमिल आशिता, यह रोग सर्दियों में हवा में अधिक नमी, देखना, हवा में अधिक नमी होने पर हो जाता है, ठीक है ना, हवा में अधिक नमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है, मर्दू रोमिल आशिता रोग हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, इस रोग की रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि जब इस रोग का प्रकोप हो, आपको लगे कि ये मर्दू रोमिल आशिता हो गया है, वैसे मर्दू रोमिल मीन्स इसमें सफेद पाउडर जैसा हो जाता है और ये फंगस के द्वारा होता है, और वैसे यहां पर बता रखा है हवा में अधिक नमी होने पर, आपकी बुक में लिख रखा है हवा में अधिक नमी होने पर मर्दू रोमिल आशिता रोग हो जाता है, ठीक है ना बेटा। अब देखना, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया उपचार है इसका, उपचार ही बचाव है, ये ध्यान रखना। तो इसकी रोकथाम क्या करेंगे बेटा आप लोग, कि ये रोग होने की संभावना हो गई कि रोग हो चुका है, तो आप उस समय फसल की कटाई कर लेवें, ठीक है ना। और जब भी फसल की रिंचके की फसल की एक खास विशेषता है कि जब भी आप लोग फसल की कटाई करें, उस समय ध्यान रखें आप लोग कि कटाई करने के तुरंत बाद में क्या करें, यूरिया फेंक देवें या यूरिया का छिड़काव कर देवें, जिससे क्या होता है, वो फसल अच्छी प्रकार से वृद्धि कर लेती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा इस फसल का अंतिम पॉइंट क्या है, उपज है, क्या है, उपज है। रोग एक ही है, कीट 2-3 है, वो मैंने आपको बता दिया है, इसको अच्छी प्रकार से देखना। इसके बाद में उपज से पहले कटाई देखिए आप लोग, क्या, कटाई देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी पहली कटाई है वो 55 से 60 दिन के अंतराल पर करें, कितने, बुआई के 55 से 60 डेज, यहां पर आपकी बुक में 60 डेज दे रखा है, लेकिन यहां पर मैंने 55 से 60 डेज बाद में इसकी पहली कटाई करें, ये ध्यान रखना।
उसके बाद में आप लोग जैसे जैसे 10-15 दिन से अंतराल पर आप लोग कटाई करते रहना, क्योंकि 15-20 दिन के अंदर वापस फिर रेंज का वापस जैसे जैसे करता रहता है, जैसे हम संपूर्ण रेंज का काटते हैं उससे पीछे पीछे वो क्या होता है, बढ़ता रहता है। जैसे हम काटते रहते हैं वैसे हम यूरिया का छिड़काव करते रहते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, फसल वृद्धि होती रहती है। लेकिन पहली कटाई यहाँ पर जेठ के अंदर प्रश्न कल भी बताया था और मैं आज भी बात कर रहा हूँ कि यहाँ 55 से 60 दिन रिंजके की बुआई के 55 से 60 दिन बाद इसकी पहली कटाई कर लेवे, ठीक है ना। इससे पहले नहीं, इससे पहले करेंगे तो क्योंकि रिंज का जो होता है वो कच्चा होता है, पशु के लगने का डर भी रहता है और इतना स्वादिष्ट भी नहीं होता है, पशु बड़े चाव से नहीं खाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का जैसे आप लोग रानी है बता रखा है, क्योंकि ये इसके अंदर इतना रसीला पदार्थ है, इसमें ऐसे फाइबर्स हैं कि पशु बड़े चाव से खाता है इसको। आपकी बुक में ज़्यादा नहीं बता रखा है, जबकि इसमें इतने प्रोटीन्स हैं, रेसे हैं जिसको कहते हैं फाइबर्स हैं, हाँ। तो आप लोग सूखे चारे में इसको मिलाकर खिलाते हैं तो बहुत बड़े चाव से खाता है इसको, पशु का दूध भी बढ़ता है। जैसे अभी आएगा अगली फसल आपको बता रहा हूँ कि सम्राट राजा कौन है, बरसी में, तो इससे जो दुधारू पशु है उसको खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ती है, बरसी में ऐसा है, ठीक है ना। अपने तो यहाँ क्या है, बोते नहीं है, जानते भी नहीं है किसान। अगर बरसीम अगर बोते हैं, एग्री किन्नी बहुत सारे किसान तो क्या है, जैसे एग्री किन्नी की दुकान से बरसीम का बीज लाते हैं उसकी बुआई कर देते हैं। रिंजके से भी बहुत अच्छा है, जो रिंजका है उससे बढ़िया सीड है और ये अर्थात क्रॉप्स है, इससे पशु बड़े चाव से खाता है और दूध की मात्रा बढ़ाता है, ठीक है ना। अपने ये कहेंगे रिंजके से दूध बढ़ता है ना, सिर्फ एक स्वाद, पशु का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, जो पशु उसको साइलेज के रूप में खाता है। साइलेज में जानते हो आप, जो हरा चारा, हरे चारे को हम क्या कहते हैं, साइलेज, जिसपे आप लोग अचार बना रखे हैं। जैसे अभी क्या चल रही है, आम की केरिया चल रही है, जिसको आप आम बोलते हैं, अपनी एग्रीकल्चर में क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, केरिया बोलते हैं। आम तो किसको बोलते हैं, जो तैयार हो जाता है, जो चूसने के लायक हो जाता है, उसको हम आम कहते हैं। लेकिन बाकी हम केरियों को भी क्या बोलेंगे, आम बोलेंगे। जैसे इस समय इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, खरीद कर लाते हैं। खरीद के लाने के बाद में उसकी कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद हम क्या करते हैं, आचार बनाते हैं। तो आचार उस समय खाते हैं जब इसकी सीजन चली जाती है, और इसकी सीजन चली जाती है और उसको हम खाने के उपयोग में लेते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, ठीक है ना, लगता है ना। तो ये ध्यान रखिए बेटा। उसी प्रकार से जो रिंजका है, यदि हम इस पशु को सूखे चारे के साथ में देते हैं तो पशु उसको क्या करेगा, बड़े चाव से खाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पशुपालन की परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी, याद है आपको, क्या बताई थी, पशु विज्ञान की वह क्या बताई थी, एनिमल हस्बेंड्री की क्या बताई थी, पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशु संबंधित जैसे आवास संबंधित, आहार संबंधित, प्रजनन संबंधित, चिकित्सा संबंधित सभी बातों का अध्ययन करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। बताया था मैंने आपको, क्या ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशु संबंधित जैसे आवास आप पढ़ेंगे, आहार, प्रजनन और चिकित्सा संबंधित अन्य बातों का अध्ययन करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। क्योंकि आहार एक अच्छा पशुपालक है, ध्यान रखना। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेंगे आपके, छोटे छोटे प्रश्न नहीं बनेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे बात किया और अभी एक प्रश्न बना दिया, देखना क्या बनाया कि एक अच्छे पशुपालक को आवास संबंधित किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, पहला प्रश्न बन गया। इसी के अंदर मैंने क्या बनाया, दूसरा क्या बनाया, एक अच्छा पशुपालक प्रजनन संबंधित क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, चिकित्सा संबंधित क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। जो भी 4-5 पॉइंट है इसके अंदर, उन्हीं के सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये ध्यान रखें। और ये प्रश्न 3 नंबर का आउट कराता है, बच्चे ध्यान रख लेते हैं तो उसके खाते में 3 नंबर डल जाते हैं, और वो ध्यान नहीं रखता है तो उसके चले जाते हैं। और नॉर्मली प्रश्न है, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखिए बेटा।
यहां पर आप कटाई करेंगे 55 से 60 डेज, ठीक है ना। और इसके बाद में देखना आप लोग कटाई करने सर्दियों में देखना, सर्दियों में कितने दिन के अंतराल पर करेंगे देखना, मैं अभी बता रहा हूं। रिंज की फसल को सर्दियों में कितने दिन के अंतराल पर, कितने दिन के बाद, 30 दिन के अंतराल पर, सर्दियों में 30 दिन के अंतराल पर कटाई करें, ठीक है। पहली कटाई कितना 55 से 60 डेज, और सर्दियों में कितने दिन बाद में 30 दिन के अंतराल पर, पहली कटाई करने के 30 दिन के बाद में करेंगे सर्दियों के अंदर। और गर्मियों के अंदर कितने पर 20 से 25 दिनों के अंतराल, ठीक है। ये देख लीजिए ग्रीष्म ऋतु में देखना आप लोग, ग्रीष्म ऋतु में आप लोग 20 से 25 दिन के अंतराल पर कटाई कर लेंगे, ठीक है ना। अलग अलग बता दिया बेटा कि आप, ताकि आप लोग गलत ना करें कि इसकी पहली कटाई 55 से 60 दिन बाद में कीजिए आप लोग, और सर्दियों में आप 30 दिनों के अंतराल पर कर लीजिए, और ग्रीष्म में 20 से 25 दिन के अंतराल पर कटाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसके हम अंतिम हमारा पॉइंट है वो है उपज। देखना आप लोग, उपज देखिए आप लोग, उपज के अंदर क्या देखना है आपको कि इसके अंदर हरा चारा देखना, रिंजके से हरा चारा अगर सूखा चारा भी अगर इसका बनाना चाहिए तो 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में देखना बेटा आप लोग, ये उपज देखा, इसमें हरा चारा कितना क्योंकि इसमें 7 से 9 कटाइयां करते हैं, कितनी 7 से 9 कटाई करते हैं, तो 7 से 9 कटाइयों में देखना इसमें कितना प्राप्त होता है, 700 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 700 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। क्या हरा चारा प्राप्त होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये उपज के अंदर ये उपज देखेंगे तो इसके अंदर हम रिंजे की 7 से 9 कटाइयां करते हैं, तो इसके अंदर हरा चारा प्राप्त होता है 700 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। दूसरी बात, क्योंकि आपके बुक में नहीं दे रखा है, बीज भी भाई रिंजे का बीज तो बनाएंगे, फिर बीज नहीं बनाएंगे तो फिर अगले वर्ष हम किसकी बुआई करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, अगर आप लोग इससे बीज बनाना है तो जनवरी माह में फसल की कटाई करना बंद कर देवे। ये ध्यान रखिए बेटा, जनवरी माह में क्या कर देवे, फसल की कटाई करना बंद कर देवे। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, आपने कटाई बंद करेंगे तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, बीज का निर्माण होगा इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसको कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद में हम सुखाएंगे, सुखाने के बाद हम थ्रेशर मशीन की द्वारा इसका बीज अलग कर लेंगे। इस प्रकार से इसकी प्रोसेसिंग है। और तो इसके अंदर बीज कितना प्राप्त होता है, 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है। क्या होता है, बीज प्राप्त होता है। तो ये देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर जो बीज की मात्रा दे रखी है वो आप लोगों को यहां बताई गई है। आपकी बुक में नहीं, ये चीज नहीं दे रखी है, क्योंकि जेट के अंदर प्रश्न बन जाता है कि रिंजके से प्रति हेक्टेयर कितना क्विंटल बीज प्राप्त होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्योंकि कभी कभार आपके दिमाग में आ जाता है कि यार बीज बनता ही नहीं है क्या इसके अंदर, इसमें तो हरा चारा दे रखा है, लेकिन बीज की मात्रा कहां से लेके आएंगे, बुक में नहीं है, तो कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए कि इसमें 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है। और बीज लेना है, यदि आप भी बीज बनाएं, जैसे अभी मैं आपको से बात करता हूं, जैसे 11वीं क्लास के अंदर आपके जो सब्जियों की खेती है, फूलों की खेती थी, उसके बारे में आपने अध्ययन किया है। जैसे अपन पढ़ाते समय ये भी बात की थी कि जैसे टमाटर का की बार पैदावार अच्छा था, लेकिन किसान अच्छे भाव नहीं ले सका और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उसका बेटा। तो वो क्या थी, एक दिमाग की बात थी। यदि हम उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि जैसे एस्टोसोफोर, जैसे टमाटर
हम अधिक मात्रा में, जैसे लाल टमाटर होने के बाद में हमने एक जगह ढेर बना लिया, ढेर बनाने के बाद में हमने क्या छोड़ दिया, H2SO4 डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, ठीक है ना। तो या फिर हमने ऐसे इसको किण्वन के लिए छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन किण्वन सबसे ज़्यादा जल्दी किससे होता है, H2SO4 से होगा, ठीक है। उसके ऊपर छोड़ने के बाद में क्या, उसमें फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होने के बाद में क्या करेंगे, वो बिल्कुल वो सूख जाएगा और बीज अलग हो जाएंगे, और उसको पानी से साफ करके और उसको सुखा लें। और जैसे आप लोग पैकिंग कर सकते थे आप लोग बीज की, जैसे थायरम है, केप्टान है, ऐसे फंगीसाइड्स की जो दवा, यही तो आते हैं बीज के अंदर। जैसे कभी कभार देखना टमाटर का जो बीज होता है हरा आता है, कभी लाल रंग का होता है, कभी किस रूप का चमकीला आता है, ठीक है ना, वो थायरम और केप्टान ही होती है, ठीक है ना, वो लेयर होती है, जिससे क्या होता है जो फंगस है या कवक संबंधित रोग हैं वो लग नहीं पाते हैं, या कोई इंसेक्ट नहीं लग पाता है, और वो बीज क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभार देखा कर जो सीड का व्यापार करते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे ही अपना नाम लिख देते हैं उस बीज के ऊपर, हाँ, और चला रहे हैं मार्केट के अंदर। जब तक लॉट नंबर नहीं आता सीड का, तब तक वो सीड कामयाब नहीं है, वो प्रमाणित बीज नहीं कहलाता है। लेकिन क्या कर देते हैं बहुत सारे क्या किसानों को गुमराह कर जाते हैं कि ये सीड फलां कंपनी से है, फलां कंपनी से, क्योंकि उसका कोई चयन ही नहीं किया होता है और हमारे किसानों तक आ जाता है, जिससे वो प्रोडक्शन बहुत कम होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे हमारे जो बहुत ही बढ़िया जैसे नामधारी जो टमाटर की सीड है और एक क्रांति है, ये हमारे यहाँ पर जो एरिया के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। उनके बीजों को कलेक्ट कर लीजिए आप लोग, कलेक्ट कराने की विधि मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आप लोग उसको क्या करते हैं, या फिर आप लोग टमाटर सॉस वगैरह है वो बनाइए, प्रिजर्व बना लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा भाव अच्छा। जैसे अब सीजन जा चुकी है टमाटर की, अब कितने भाव आ रहे हैं अपने, 9-10 रुपए किलो आ रहे हैं। जैसे मंडी के अंदर अभी कुछ दिनों के बाद में 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो भी हो जाएंगे टमाटर, देखना आप लोग, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, प्रिजर्व नहीं बनाते, और प्रिजर्व नहीं बनाते तो वो हमारे जो प्रोडक्शन है बैठे बैठे तो है कि पैदावार ही नहीं है, तो हम कम से कम ये कार्य तो कर लें जो हमारे नुकसान तो नहीं लगे। तो ये ध्यान रखिए, ये अपन को पता नहीं होने की वजह से ये नुकसान हो जाता है, तो ये ध्यान रखिए। इसके अंदर बीज भी बनता है, तो आप बीज बना सकते हैं। जनवरी माह में इसकी की कटाई करना बंद कर देंगे, और उसके बाद में इसके फूल आने लग जाएंगे। इसके फूल भी क्या आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, नीले रंग के आते हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें फलियां बनकर बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इससे कितना बीज प्राप्त होता है, 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है। तो देखिए बेटा, ये मेडिका को सटाइवा है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये जितने भी टॉपिक थे इस फसल के, मैंने आपको 2 बार बता दिया है। कितनी बार बताया, 2-3 बार बताया है। जहां भी आपको कोई परेशानी है, कोई बिंदु समझ में नहीं आए, तो हमें बताना, ताकि हम आपको और अच्छी प्रकार से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें बेटा, जितने भी ये फसल के पॉइंट है, इनको एक बार आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस कम से कम अपना फसल का है, फलोत्पादन का है। क्योंकि अभी तो हम फसल उत्पादन देख रहे हैं, अभी तो जैसे अपने सीरियल क्रॉप्स देखा है, ठीक है, फिर हमने पल्स क्रॉप देखा है, फिर ऑयल सीड देखा है, फिर हम क्या देखा है, फूडर क्रॉप्स देखा है। क्या देखा है, फूडर क्रॉप, चारे वाली फसलें, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखेंगे रोकड़ फसल देखेंगे, ठीक है। फिर रोकड़ फसल के बाद में हम क्या करेंगे, फाइबर्स क्रॉप्स देखेंगे, रेशे वाली फसल, ठीक है। ये अभी तो 2 पार्ट और रह गए, कितने, 2 पार्ट के पहले एक फसल और रहेगी, किसकी, फूडर क्रॉप्स की, जिसको चारे वाली जो बरसीम है हम कल बात करेंगे उसकी, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट होने के बाद में हम फलोत्पादन देखेंगे। जैसे फलोत्पादन में क्या होगा, जैसे आम है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, माल्टा है, ये अंगूर है, ये सभी फलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, देखते जाइए आप लोग वीडियो को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं छोड़ा जा रहा है जो आपको कोई परेशानी आए। एक एक पॉइंट को आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन जो विद्यार्थी एकाचित होकर इस वीडियो को देख रहा है, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकता है और आप कंपटीशन फाइट कर सकता है। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि ये आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। धन्यवाद बेटा।